डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईवे खोलने का दिया निर्देश। नागा कुकी समूह से मिलकर समाधान तलाशने को कहा हाईवे बंद होने से जरूरी आपूर्ति प्रभावित हुई, पक्षों से जवाब नहीं, ठोस प्रस्ताव मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने नालसार छात्रों पर बीसीआई कार्रवाई खारिज की। सीजीआई सूर्यकांत ने शांतिपूर्ण विरोध को अधिकार बताया। बार काउंसिल के हस्तक्षेप पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप सही पाए गए। जजों की समिति ने पाया बंगले में मिला था कैश, महत्वपूर्ण साक्ष्यों से हुई थी छेड़छाड़, भ्रामक स्पष्टीकरण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को अंतरिम राहत नहीं दी। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। ईडी ने टीएमसी के 440 करोड़ फ्रीज किए हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्स दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों के अहम केसों पर जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में नागा और कुकी जो समुदाय के बीच जारी टकराव के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्गों को फिर से खोलने की दिशा में मिलकर काम करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि लगातार जारी नाकेबंदी से आम लोगों को परेशानी हो रही है और जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित हो रही है। अदालत ने दोनों पक्षों से तत्काल विवाद से आगे बढ़कर सभी बंद रास्तों को खोलने के लिए कोई व्यवहारिक व्यवस्था तैयार करने को कहा। पीठ ने कहा कि राजमार्गों को बंद करने से किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है और इससे हर व्यक्ति को परेशानी हो रही है। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि किसी स्वतंत्र एजेंसी, सेवा स्तरीय समझौते या किसी अन्य मंच की मदद ली जा सकती है। पीठ ने कहा, आप दोनों जमीन पर सक्रिय रूप से काम करें ताकि सभी राजमार्ग खुले रहें। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल एक राजमार्ग खोलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जबकि दूसरे रास्ते बंद रहेंगे। जस्टिस बागची ने कहा कि यह समाधान टुकड़ों में नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि राजमार्ग आम लोगों की जीवन रेखा है। सुप्रीम कोर्ट कुकी विमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर लगी नाकेबंदी हटाने और कुकी बहुल इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बहाल करने की मांग की गई थी। NH2 इम्फाल को नागालैंड के दीमापुर से जोड़ता है और मणिपुर के प्रमुख आपूर्ति मार्गों में शामिल है। इसके अलावा NH37 इम्फाल को जिरीबाम और आगे असम से जोड़ता है। दोनों राजमार्ग इस भू आबद्ध राज्य में समाधान पहुंचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजमार्गों पर मौजूदा विवाद इस साल मई में शुरू हुआ। नए नागा कुकी टकराव से जुड़ा है। दोनों समुदाय ने एक दूसरे से जुड़े सशस्त्र समूह पर अपने लोगों के अपहरण का आरोप लगाया है। रिपोर्टों के मुताबिक 13 मई को कांगपोकी और सेनापति जिलों में कई नागरिकों का अपहरण किया गया था। इनमें से कई लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन 6 नागा पुरुष लापता रहे। वहीं 14 कुकी नागरिकों को भी नागा समूह ने बंधक बनाया था, जिन्हें जून में रिहा कर दिया गया। 10 जून को 6 पता नागा पुरुषों के शव बरामद होने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। करीब 1 महीने से लापता लोगों के शव मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसक भड़क उठी। नागा संगठनों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कुकी विमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। संगठन ने आरोप लगाया कि कांगपोकी जिले के कुकी जो बाहुल इलाके में आर्थिक नाकेबंदी की गई है, जिससे भोजन, दवाइयों और ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। संगठन ने दावा किया कि यह नाकेबंदी 17 मई से जारी है और इसके लिए यूनाइटेड नागा काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया। नाकेबंदी और जवाबी नाकेबंदी का असर सामान की आवाजाही पर भी पड़ा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों ट्रक रास्तों में फंसे हुए और कई जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एक राजमार्ग को खोलकर दूसरे रास्तों को बंद रखना समाधान नहीं हो सकता। अदालत ने यह भी चिंता जताई कि जबरन नाकेबंदी हटाने की कोशिश से दोबारा हिंसा भड़क सकती है। पीठ ने कहा कि उसका उद्देश्य दोनों समुदाय के बीच आरोप प्रत्यारोप का एक और दौर शुरू करना नहीं है। अदालत चाहती है कि सभी पक्ष ऐसा ठोस समाधान पेश करें
जिससे सभी राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से खोले जा सके और उन पर सामान्य आवाजाही बहाल हो। कुकी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि कुकी उग्रवादियों ने अपनी नाकेबंदी हटा ली है, लेकिन नागा उग्रवादियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। वहीं इंटरनेशनल मैथई ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता सामुदायिक ही मणिपुर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद करने के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि इस मुद्दे को दोनों समुदायों के एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों तक सीमित नहीं किया जा सकता। अदालत ने पक्षकारों को ठोस समाधान के साथ आने का निर्देश दिया। पीठ ने मामले में पक्षकार बनाए जाने की अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने सभी प्रतिवादियों से उन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण देने को कहा जो अभी बंद है। साथ ही उन्हें यह प्रस्ताव देने को कहा गया कि इन राजमार्गों को किस तरह दोबारा खोला और चालू किया जा सकता है। कुकी संगठन को भी व्यापक प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी मामले में पक्षकार बनाने की बात कही। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह पक्षों से सिर्फ एक और जवाबी हलफनामा नहीं चाहती। पीठ ने कहा, हमें जवाबी हलफनामा नहीं, प्रस्ताव चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि पक्ष स्वतंत्र एजेंसी या किसी अन्य मंच की मदद लेने पर विचार करे, ताकि विवाद का समाधान हो और राजमार्गों पर आवाजाही बहाल की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और पूर्व मंत्री पोंगुरु नारायण के खिलाफ अमरावती लैंड पूलिंग योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़ा 2021 का आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया था। मामला अमरावती को आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी विकसित करने के लिए किसानों से जमीन लेने की योजना से जुड़ा था। तत्कालीन मंगलगिरी विधायक अल्ला रामकृष्ण रेड्डी ने आरोप लगाया था कि योजना में बदलाव कर कुछ निजी और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाया गया, जिससे गरीब और छोटे भूस्वामियों को नुकसान हुआ। उनकी शिकायत पर 12 मार्च 2021 को नायडू और नारायण के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि आरोप मुख्य रूप से सरकारी नीतिगत फैसलों और कार्यकारी कार्यवाहियों पर आधारित है। ऐसे नीतिगत फैसलों को आपराधिक साजिश मानना कानूनी रूप से उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने FIR और आपराधिक कार्यवाही को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं मानते हुए रद्द कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस V मोहना की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए चुनौती खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नायडू और नारायण के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आदेश बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यह फैसला किसी अन्य स्वतंत्र मामले के गुण दोष पर प्रभाव नहीं डालेगा। 3 सदस्यीय न्यायाधीश जांच समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को साबित माना है। इनमें सरकारी आवास पर बड़ी मात्रा में बिना स्पष्टीकरण वाली नकदी मिलना, महत्वपूर्ण साक्ष्यों से छेड़छाड़ और ताल मटोल और भ्रामक स्पष्टीकरण देना शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित समिति ने बुधवार को रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। जांच 14-15 मार्च 2025 की रात दिल्ली स्थित न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद मिले जले और आधे जले 500 रुपए के नोटों से जुड़ी थी। समिति ने दिल्ली पुलिस और दमकल कर्मियों की गवाही के आधार पर माना कि स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में नकदी मौजूद थी। हालांकि नकदी जब्त या गिनी नहीं गई और उसका कोई पंचनामा भी तैयार नहीं हुआ। समिति ने कहा कि सटीक राशि तय नहीं की जा सकती, लेकिन नकदी की मात्रा काफी बड़ी थी। सबसे गंभीर निष्कर्ष आग बुझने के बाद स्टोर रूम की सफाई और साक्ष्यों के सुरक्षित नहीं रखे जाने को लेकर रहे। समिति के अनुसार कमरे को तुरंत सील नहीं किया गया और बाद में वहां सफाई की गई। समिति ने न्यायमूर्ति वर्मा के बदलते स्पष्टीकरणों को टाल मटोल वाला और भ्रामक माना। उन्होंने खुद गवाही नहीं दी और अपने बचाव में कोई गवाह भी पेश नहीं किया। हालांकि समिति ने स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से नकदी हटाने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला। इसके बावजूद तीनों आरोप साबित माने गए। न्यायमूर्ति वर्मा अप्रैल 2026 में इस्तीफा दे चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 34 वर्षीय एक व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य पुलिस द्वारा मौत के 2 साल से अधिक समय पर तक एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया। मृतक की मौत जनवरी 2024 में हुई थी, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर 30 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी हिरासत में हुई हिंसा के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में हुई लंबी देरी पर सवाल उठा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्याय के हित में श्रवण की हिरासत में हुई मौत की परिस्थितियों की जांच सीबीआई को सौंपना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद हिरासत में हिंसा के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई और अभियोजन किया जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने भी निर्देश दिया कि सीबीआई उन राज्य अधिकारियों की भूमिका की जांच करे जिन्होंने न्यायिक जांच में यह सामने आने के बाद भी उचित कदम नहीं उठाए कि मृतक की मौत हिरासत के दौरान लगी सिर की चोट के कारण हुई थी। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद संबंधित न्याय राज्य अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के आचरण की भी जांच की जाए और इसे सीबीआई की जांच का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह हिरासत में हुई मौत के मामले में नियमित आपराधिक मामला दर्ज करे और जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपे। कोर्ट ने जांच जल्द पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। हालांकि अंतिम मुआवजे की राशि मृतक के परिजनों द्वारा दायर मौजूदा रिट याचिका पर फैसला करते समय निर्धारित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार मृतक परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य था और राज्य की हिरासत के दौरान हुई हिंसा के कारण उसकी अप्राकृतिक मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने निष्कर्षों पर विवाद नहीं किया है। इसके लिए अंतरिम उपाय के तौर पर राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को 25 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। मृतक की मौत 21 जनवरी 2024 को अस्पताल में हुई थी। इससे 3 दिन पहले 18 जनवरी 2024 को उसे हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि न्याय के हित में हिरासत में हुई मौत की जांच सीबीआई को सौंपना आवश्यक है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड एक सप्ताह के भीतर विशेष दूत के माध्यम से सीबीआई निदेशक को भेजे जाए। वहीं 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा 4 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता के बैंक खाते में जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने असम में वर्ष 2019 में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल लोगों को पहचान पत्र जारी करने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार और असम सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अरादे की खंडपीठ ने अगस्त 10 को मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र और असम सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं ये याचिकाएं जमीयत उलेमा ए हिंद और असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन और असम संख्या लघु संग्राम परिषद की ओर से दायर की गई है। सुनवाई के दौरान जमीयत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि याचिकाओं पर नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उन्होंने केंद्र और राज्य के जवाब दाखिल होने के बाद प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति भी मांगी। इसी दौरान पूर्व एनआरसी समन्वयक हितेश देश शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोस्वामी ने एक अंतरिम आवेदन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शर्मा की याचिका में मौजूदा याचिकाओं से बिल्कुल अलग मांग की गई है और अनुरोध किया गया है कि इसे भी इन्हीं मामलों के साथ जोड़कर सुना जाए। हितेश देव वर्मा शर्मा की याचिका में वर्ष 2019 में प्रकाशित एनआरसी सूची में कथित गलतियों का हवाला देते हुए उसके दोबारा प्रमाणीकरण और पुनः सत्यापन की मांग की गई है। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की संक्षिप्त दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा की याचिका को भी इन मामलों के साथ जोड़ने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के जवाब दाखिल होने के बाद इन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क है कि वर्ष 2019 में अंतिम एनआरसी प्रकाशित होने के बावजूद कानून के तहत आवश्यक आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र और असम सरकार के जवाब दाखिल होने के बाद इन याचिकाओं पर आगे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करना और अपना इलाज चुनने का अधिकार है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने आदेश अभिषेक बनर्जी की उस अपील पर दिया जिसमें उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट के विदेश जाने की अनुमति से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को सितंबर में 3 हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि वह राजनयिक पासपोर्ट पर ही यात्रा करेंगे। अदालत के अनुसार बनर्जी के पास राजनयिक पासपोर्ट के अलावा कोई अन्य पासपोर्ट नहीं है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अभिषेक बनर्जी को अपनी यात्रा का पूरा विवरण देना होगा। इसमें विदेश में उनके ठहरने का स्थान, जिस डॉक्टर या अस्पताल में इलाज कराया जाएगा उसका विवरण, विदेश में रहने की अवधि और उड़ान से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। पीठ ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की ओर से दिए गए यात्रा संबंधी विवरण का इस्तेमाल संबंधित एजेंसियां अपने उद्देश्यों के लिए कर सकती हैं। हालांकि इन जानकारियों को गोपनीय रखा जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि वह राजनयिक पासपोर्ट पर विदेश यात्रा कर सकते हैं और अपना व्यक्तिगत पासपोर्ट अधिकारियों के पास जमा कर सकते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके पास 2 पासपोर्ट हैं। इनमें से एक राजनयिक पासपोर्ट है जो उन्हें ऑपरेशन सिंधु के तहत विदेशों में आउटरीच के लिए मिला था। उन्होंने कहा कि वे अपना व्यक्तिगत पासपोर्ट अधिकारियों के पास जमा करने को तैयार हैं। उनके अनुसार राजनयिक पासपोर्ट के जरिए विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास भी उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 15 मामले दर्ज हैं और इसलिए उनके विदेश जाने पर उनके वापस नहीं लौटने का खतरा है। इसके जवाब में बनर्जी के वकील ने कहा कि ये सभी मामले 4 मई के बाद दर्ज किए गए जब विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार हुई और बीजेपी सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के पहले उनके खिलाफ ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं था। एसवी राजू ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 5 मई से पहले कोई भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उस समय वह बेहद प्रभावशाली स्थिति में थे। इस पर जस्टिस जयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें विदेश जाने दिया जाए क्योंकि उनके खिलाफ पहले से ही इतने मामले हैं और संभव है कि कोई और मामला दर्ज कर दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को सितंबर में 3 हफ्ते के लिए विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की अनुमति दे दी। तो फिलहाल कोर्स इस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।